हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र और हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ न्यू वर्ड्स हम पढ़ेंगे जो कि हमें इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, ये कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, टर्म्स बताई गई हैं जिनको पढ़कर हमें इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट जो दिया हुआ है डिवाइन राइट थ्योरी, एक तरीके से इसको क्या बोला जाता है, दिव्य अधिकारों की थ्योरी। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है इसके अंदर। मैनी रूलर्स इन द 17th and 18th century believed that they had been destined by God to rule the people। 17th और 18th सेंचुरी में कई शासकों का या कई रूलर्स का ये मानना था कि उन्हें जो है भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। नेक्स्ट जो टर्म है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है हमें किसके बारे में बताती है, कानून की सर्वोच्चता के बारे में बताती है। कानून ही जो होता है वो सर्वोच्च होता है, उसके बारे में हमें बताती है। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, इट इज़ द बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नो पर्सन विल सफ़र अनलेस ही हैज़ वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड। देखिए क्या बताया गया है, यह न्याय या फिर जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन का ही आधार होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक पीड़ित या सफ़र नहीं होगा जब तक कि उसने भूमि के कानून का वोलेशन नहीं किया है या फिर लैंड के लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, आगे देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द राइट गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजियन, रेस और सेक्स। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमें जो है जो अडल्ट सिटीजन्स होते हैं उन सभी अडल्ट सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार देती हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या किसी भी नस्ल से वो बिलोंग करते हो, सभी को जो है वोट डालने का अधिकार देना। नेक्स्ट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। एक तरीके से लेजिस्लेचर क्या होती है, कानून बनाने वाली संस्था होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द पार्लियामेंट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। पार्लियामेंट क्या है, एक यूनियन लेजिस्लेचर होती है, केंद्रीय विधान परिषद होती है, जिसके अंदर की राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही आती है। एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स लॉस एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। एग्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि एक ऐसी संस्था होती है जो कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन करती है, कानून का क्रियान्वयन करती है देश के अंदर, और साथ साथ में देश में प्रशासनिक कार्य भी करती है। ठीक है, शासन चलाने का काम भी करती है। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हैं होते हैं, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज जो बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करने का काम ही जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है अपनी टर्म मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कौन सा होता है, जो कि जिसको कि समाज के अंदर इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, उसी सेक्शन को क्या बोला जाता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। देखिए कि क्या बताया गया है इसके अंदर, दोज पीपल हु आर ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट एंड डू नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट एज द प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, प्रिविलेज्ड सेक्शन का मतलब होता है समाज के अंदर जिनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है उनको प्रिविलेज्ड सेक्शन बोला जाता है समाज के अंदर। ठीक है, और इनसिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है जिनकी समाज के अंदर जिनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उनके बारे में बताया गया है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का, उन लोगों को जिन्हें इनसिग्निफिकेंट माना जाता है और उन्हें समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के समान या उनके इक्वली विकास के अवसर नहीं मिलते हैं, उनके डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जिनको नहीं मिलती है, उसी सेक्शन को क्या बोला जाता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया गया है, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश की सरकार बनाने में डेमोक्रेसी के अंदर जनता जो है वह फ्रीली, पूरी स्वतंत्रता के साथ पार्टिसिपेट करती है, भागीदारी लेती है।
दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ। वह क्या करती है इस तरीके के डेमोक्रेसी के अंदर, वह अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, वो चुनाव के माध्यम से चुनती है, जो कि उनकी तरफ से क्या करते हैं, देश को गवर्न करते हैं। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल फॉर ऑल इट एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। जो सरकार रहती है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, वह जनता के प्रति क्या रहती है, जवाबदेह रहती है, आंसरेबल रहती है। उसकी जिम्मेदारी रहती है जितनी भी उसने पॉलिसीज़ और जितने भी उसने एक्शंस लिए हैं, जो भी उसने काम किए हैं, जो भी उसने नीतियाँ बनाई हैं, उन सभी की जो जवाबदारी होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। क्योंकि वह किसके द्वारा चुनी जाती हैं, आम जनता के द्वारा चुनी जाती है और उन्हीं के लिए चुनी जाती है। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग ये क्या होती हैं, यह जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा ही जो है यह सरकार चुनी जाती है और जनता की ही यह सरकार होती है। ये किसने बोला था, अब्राहम लिंकन ने बोला था। देखिए आगे क्या बताया गया है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, डेमोक्रेसी का जो विचार है, वह कहाँ पर डेवलप्ड हुआ, ग्रीक के शहर एथेंस में डेवलप्ड हुआ। डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। डेमोक्रेसी जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटिया मीनिंग रूल। देखो डेमोस का मीनिंग तो क्या होता है, पीपल, एंड क्रेटिया का मीनिंग होता है रूल करना। इट दस मीन्स रूल बाय द पीपल, जिसका कि मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन करना। एथेंस हैड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऑल द फ्री सिटीजन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ स्लेव्स, वुमन एंड एलियंस लिविंग इन ग्रीस हैड द राइट टू मेक लॉ। सभी स्वतंत्र नागरिकों, केवल किनको छोड़कर, स्लेव्स, वुमन एंड एलियंस, जो गुलाम होते हैं, या फिर इसके अलावा जो हैं महिलाएं, इसके अलावा विदेशी नागरिक, इन सभी को छोड़कर ग्रीस के अंदर बाकी जितने भी स्वतंत्र नागरिक हैं सभी को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। बट इट वॉज अ लिमिटेड डेमोक्रेसी मीन्ड ओनली फॉर फ्री सिटीजन्स। बट एक लिमिटेड डेमोक्रेसी के बारे में ही हमें बताता है, क्योंकि इसमें सभी को जो है अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यह केवल फ्री सिटीजन्स के लिए ही हमें बताता है, बाकी सिटीजन्स के बारे में हमें नहीं बताता। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, लिमिटेड डेमोक्रेसी बोला गया है। देखिए आगे क्या बताया गया है। इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव ओनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक लॉ फॉर देम। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड ह्यूज पॉपुलेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम्स। देखिए क्या बताया गया है, मॉडर्न टाइम में हमारे पास केवल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सभी सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो उनके लिए कानून बनाते हैं। देश का ह्यूज होना या फिर बड़ा होना और वहाँ पर अधिक आबादी या पॉपुलेशन होना की वजह से क्या होता है, मॉडर्न टाइम्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो पाती है। देखिए आगे क्या बता रखा है। द कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट डेवलप इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म all of a sudden. It was a gradual process. Various revolutions contributed to the growth of democracy. देखिए आगे बताया गया है, लोकतंत्र का कंसेप्ट और आइडिया अपने प्रेजेंट फॉर्म में अचानक विकसित नहीं हुआ है, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत सारी रिवॉल्यूशन ने डेमोक्रेसी के विकास में योगदान किया है, जैसे कि बहुत सारी रिवॉल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 इन England gave a blow to the absolute rule of the king. It established the rule of law. देखिए क्या बताया गया है, इंग्लैंड में 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने किंग के पूर्ण शासन को एक झटका दिया। इसने क्या किया, कानून का शासन स्थापित किया। देखिए आगे क्या बता रखा है। It meant that people would henceforth be governed by a set of known laws and not according to the विशेष of the king. देखिए क्या बता रखा है, इसका मतलब ये है कि लोगों को नॉन लॉज के एक ग्रुप द्वारा शासित किया जाएगा, न कि राजा की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। देखिए आगे क्या बताया गया है फिर। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंट। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, एक तरीके से जितने भी पावर्स थे, जितने भी अधिकार थे, वह
किंग से या राजा से जो थे वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो गए थे, पार्लियामेंट की तरफ ट्रांसफर हो गए थे। तो यह क्या बताती है हमें, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बताती है कि राजा से जो सारे अधिकार थे वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, पार्लियामेंट की तरफ ट्रांसफर हो गए। अधिकार किसके पास चले गए, पार्लियामेंट के पास चले गए। सेकंड रिवॉल्यूशन बता रखी है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 अपहेल्ड द ideals of liberty, equality and fraternity. It gave a blow to the divine rights of the king. देखिए हमें जो फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है वह क्या बताती हैं, 1789 की फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के विचारों को बरकरार रखा। अब यहाँ पर देखें, लिबर्टी का मतलब होता है उदारता, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, अपन बोल सकते हैं। तो यह सब जो था इस फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर देखा गया, इसको जो है उसने बरकरार रखा। देखिए आगे क्या बता रखा है, इट गेव ए ब्लो टू द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। इसने राजा के देवी अधिकारों को एक झटका दिया। देखा अपनों ने पढ़ा था डिवाइन राइट थ्योरी के अंदर, सारे के सारे उस समय जो उनका रूलर्स का क्या मानना था, डिवाइन राइट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अधिकार होते थे उनको जो है उनको जो है भगवान के द्वारा नियुक्ति किया जाता था लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, जो ये थ्योरी बोलती थी डिवाइन राइट थ्योरी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी वही बताया गया है, जो राजा के पास जो देवी अधिकार होते थे उनको एक बड़ा झटका यहाँ पर दिया गया। अब जो थे ये देवी अधिकार उनसे क्या हो गए थे, एक तरीके से छीन लिए गए थे या फिर खत्म हो गए थे। कैसे? दिस रिवॉल्यूशन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ दैट वर प्रेजेंट इन द फ्रेंच सोसाइटी। यह रिवॉल्यूशन उन इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट थी जो फ्रांसीसी समाज में मौजूद थी। आगे देखिए, सून आफ्टर द रिवॉल्यूशन ए कॉन्स्टिट्यूशन was made which gave many civil and political right to the French people. The constitution began with the declaration of right of men and citizens. France became a democratic republic after the revolution. देखिए क्या बता रखा है, जो फ्रांसीसी समाज में मौजूद थी, रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन आदमी और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के साथ शुरू हुआ। रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन है वह क्या बताती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश्ड द आइडिया दैट द गवर्नमेंट विच डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। सच ए गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट बाय द पीपल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस की लड़ाई ने यह आइडिया स्थापित किया कि सरकार जो लोगों के वेलफेयर या उनके कल्याण के लिए काम नहीं करती हैं तो उसको एग्जिस्ट में होने का या जिसको कि अस्तित्व में या फिर जिसको कि जो है सरकार चलाने का अधिकार नहीं था। जो लोगों की के वेलफेयर के लिए काम अगर नहीं करेगी तो उसको अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गवर्नमेंट को लोगों द्वारा हटा दिया जाएगा अगर वह लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी तो यह जो है कौन से रिवॉल्यूशन के तहत किया गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत हुआ, इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन आती है वो कौन सी है, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। ठीक है, अब ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 क्या बोलती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 मेड इट क्लियर दैट द पॉलिटिकल इक्वालिटी वॉज ऑफ नो यूज़ विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। देखिए क्या बताया गया है, 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन ने यह क्लियर कर दिया कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना पॉलिटिकल इक्वालिटी का या फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग होता है सरकार के प्रारूप या सरकार के रूप। देखिए क्या बताया गया है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन टुडेज वर्ल्ड, दे आर एज फॉलो। आज भी दुनिया में विभिन्न प्रकार की सरकारें मौजूद हैं, वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट मोनार्की,
मोनार्की के अंदर क्या बता रखा है? द मोनार्की इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द किंग और ए क्वीन हुज ऑफिस इज हेरेडिटरी. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देखिए, मोनार्की का मीनिंग होता है राजशाही सरकार. देखिए, इसके अंदर क्या बता रखा है? राजशाही सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सभी पावर्स राजा या रानी के हाथों में होते हैं, जिनको कि वंशानुगत यह पावर्स मिलते हैं या फिर हेरेडिटरी में यह पावर उनको मिलते हैं. यह दो प्रकार के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में हम पढ़ेंगे. एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है? एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स दैट द रूलर्स हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट. ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन ए मोनार्क. देखो, एब्सोल्यूट मोनार्की का मीनिंग होता है निरपेक्ष राजतंत्र. अब ये इसका मीनिंग क्या निकलता है? निरपेक्ष राजतंत्र का के अंदर राज्य पर रूलर्स का पूरा नियंत्रण होता है. गवर्नमेंट के सभी पावर्स एक मोनार्क या राजतंत्र में निहित होते हैं. मतलब होता है कि सारे के सारे पावर जो है वो किसके हाथों में होते हैं? मोनार्क या राजतंत्र में के पास होते हैं. नेक्स्ट जो है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द पावर्स ऑफ द रूलर्स आर स्पेसिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन. ही कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दीज पावर्स. द यूनाइटेड किंगडम यूके प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र. संवैधानिक राजतंत्र के तहत शासकों के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्पेसिफाइड किए जाते हैं. वह उन पावर्स से हटकर या उनसे परे काम नहीं कर सकता है. यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है हमारे सामने. नेक्स्ट जो टर्म आती है वह है थियोक्रेटिक स्टेट. थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे. इन ए थियोक्रेटिक स्टेट देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन. पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, Pakistan is a theocratic state. All the civil laws are made in accordance with the Islamic teachings. Most of the people of Pakistan follow Islam. देखिए, थियोक्रेटिक स्टेट में एक ऑफिशियल रिलीजन है. उस धर्म से जुड़े लोगों का दूसरों पर फ़ायदा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक देश है. सभी नागरिक या फिर वहाँ के जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए कानून इस्लाम टीचिंग के अकॉर्डिंग बने हैं. पाकिस्तान के अधिकांश लोग इस्लाम का पालन करते हैं. देखिए, इसको वापस से हम पढ़ते हैं. थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है कि इस तरीके के कंट्री के अंदर जहाँ पर थियोक्रेटिक स्टेट फॉलो किया जाता है वहाँ पर क्या होता है कि ऑफिशियल रिलीजन होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ऑफिशियल रिलीजन वहाँ का होता है उसको जो लोग फॉलो करते हैं उसको जो है एडवांटेज मिलती है. उन लोगों को जो है वहाँ पर एडवांटेज मिलती है बाकी दूसरे धर्मों के कंपेयर में. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी बता रखा है इन्होंने कि पाकिस्तान कौन सा देश है. पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर जो है कानून जो है वो किसके आधार पर बने हुए हैं? वहाँ के धर्म के आधार पर बने हुए हैं. और वहाँ पर जो धर्म जो है सब ऑफिशियल रिलीजन की कैटेगरी में आता है वो कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है. इस्लाम धर्म को वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है फॉलो किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है सेक्युलर स्टेट. इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट. हियर देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजियस फेथ. पीपल following different religious faith have also the right to build their places of worship. No religious activity is financed by the state. देखिए, इंडिया एक सेक्युलर देश है या फिर जिसको हम धर्मनिरपेक्ष देश भी बोल सकते हैं. यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन या आधिकारिक धर्म नहीं है. सभी धर्मों के लोगों को अपने स्वयं के धार्मिक विश्वास की प्रैक्टिस या एक्टिविटी या गतिविधि जो है वो कर सकते हैं और अपने अपने धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ. विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोगों को भी अपने पूजा स्थल जैसे मंदिर मस्जिद उनको बनाने का और वहाँ पर उनको पूजा करने का अधिकार होता है. देश द्वारा किसी भी धार्मिक गतिविधि को फाइनेंस्ड या पैसा नहीं दिया जाता है. मतलब किसी भी धर्म के प्रति जो है उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है. सभी को जो है समान
रूप से देखा जाता है या फिर समान रूप से व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट जो टर्म आती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज़ ए गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन ए सिंगल इंडिविजुअल। एडोल्फ हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। और नेबरिंग कंट्री म्यांमार इज रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। देखो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। अब देखो क्या बता रखा है इसके अंदर, तानाशाही एक ऐसी सरकार है जिसमें किसी व्यक्ति में पूर्ण शक्ति निहित होती है, मतलब सारे पावर किसके हाथों में होते हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथों में होते हैं। जैसे इन्होंने आगे बता रखा है एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। कौन था वह? जर्मनी का था और वहाँ का वो डिक्टेटर था और वह नाजी पार्टी का नेता था। पड़ोसी देश म्यांमार पर सैन्य तानाशाहों का शासन था, उसके बारे में बता रखा है। इस तरीके से जो एडोल्फ हिटलर था वो तानाशाह था और वो एक तरीके से अपनी नीतियों से लोगों को नुकसान पहुंचा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रधानमंत्री और इसके अलावा पूरा जो मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वह सभी इस लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। यह पावर में या सत्ता में जब तक रह सकते हैं जब तक कि यह कॉन्फिडेंस में होते हैं। द मोमेंट ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड दे हैव टू रिज़ाइन। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र जारी हो जाता है तो सरकार को जो है सत्ता से जाना पड़ता है या फिर रिज़ाइन करना पड़ता है। दस द रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर यूजुअली स्मूथ। इस प्रकार जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो संबंध होते हैं वह बहुत ही स्मूथ होते हैं। यूके इज़ प्रेजेंटेड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूके जो है मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी जानी जाती है। नाउ 6 पॉइंट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन यूएसए। इस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में एग्जिस्ट करता है। यह क्या बोलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अमेरिका द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर कॉल्ड द कांग्रेस। अमेरिका में प्रेसिडेंट या कार्यकारी का प्रमुख विधानमंडल से इंडिपेंडेंट होता है या फिर उससे वह स्वतंत्र होता है, जिसे कि कांग्रेस कहा जाता है। सेकंड, वंस elected the president remain in office for a full term of 4 years. He cannot be removed easily before his term is over. एक बार जब प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है तो वह फुल टर्म ऑफ 4 ईयर के लिए रहता है। प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं होता है उसके कार्यकाल से पहले। सी, द मिनिस्टर्स कॉल्ड द सेक्रेटरीज आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं वह सेक्रेटरीज के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। नॉट टू द लेजिस्लेचर, न कि लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदार होते हैं। डी, इन यूएसए इट इज़ पॉसिबल दैट द प्रेसिडेंट बिलोंग टू वन पार्टी वेयर एज सम अदर पार्टी हैज़ मेजोरिटी इन द कांग्रेस। यूएसए में यह संभव है कि प्रेसिडेंट एक पार्टी से संबंधित हो सकता है जबकि किसी अन्य पार्टी के पास कांग्रेस में बहुमत हो। डी, इन यूएसए इट इज़ पॉसिबल दैट द इट्स कंप्लीट। नाउ 7th पॉइंट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर आर वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सारे पावर्स जो है वह किसके हाथों में होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द होल टेरिटरी इज़ गवर्न फ्रॉम ए सिंगल सेंटर ऑफ पावर। पूरा जो देश की जितनी भी टेरिटरीज होती हैं, देश की जितनी भी सीमा होती हैं, वह पूरे एक सिंगल सेंटर से या सिंगल पावर से गवर्न की जाती है या कंट्रोल की जाती है। बी, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द सेंटर कैन क्रिएट यूनिट्स एंड गिव सम गवर्नमेंटल पावर टू देम। प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक कार्य में व्यवस्था बिठाने के लिए सेंटर जो है वह कुछ यूनिट्स को क्रिएट करता है, कुछ यूनिट्स बनाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट के पावर हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और एक तरीके से अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके इन सेंट्रल यूनिट्स के माध्यम से। दीज यूनिट्स डू नॉट डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इन यूनिट्स को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं होता है। द सेंटर कैन टेक अवे द पावर ऑफ द यूनिट्स और डिसॉल्व देम एट इट्स विल। सेंटर के थ्रू इनको पावर होता है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। जब चाहे सेंटर इन यूनिट्स को डिसॉल्व कर सकता है और जब चाहे दोबारा जो है इन यूनिट्स को वापस से बना भी सकता है। आगे देखिए, देयर इज़ नो नीड फॉर ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ यूके। इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसका हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। यूके क्या है, जहाँ पर जो है इस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर के 2 सेंटर्स होते हैं जहाँ से देश को कंट्रोल किया जाता है और वह पावर जो है इन 2 बॉडी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। वह कौन कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही के पास कुछ पावर होते हैं और ये दोनों ही जो है देश में एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं। बी, द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको जो यह पावर प्राप्त होता है वह किन से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, देश में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सी, देयर इज़ ए नीड फॉर ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट may know what precisely their powers are। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जान सके कि उनके क्या पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट ये जान सके कि उनके क्या पावर्स हैं और उनको क्या करना है। डी, देयर इज़ ए नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट सो दैट द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में बी फाइनली सेटल्ड। इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता होती है और होना भी ज़रूरी है, जिससे कि अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वह इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका सॉल्यूशन या समाधान निकाला जा सकता है। आगे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह नेचर में फेडरल है, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी पावरफुल इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिक पावर होते हैं और वह अधिक पावरफुल होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज मेड स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वह देश के अंदर यूनिटी बनाए रखें और देश को जो है एक देश के अंदर एकता बनाए रखें और देश के अंदर जो है सभी लोगों को जोड़कर रखें, उसकी यह जिम्मेदारी होती है और वह इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वह सभी को एक कर कर रखती है। आगे देखिए,
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हम डेमोक्रेसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। फर्स्ट, इन ए डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर लोग चुनाव के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। दे मॉनिटर इट्स वर्किंग एंड कैन वोट इट आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। वह ये क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, मॉनिटर करती हैं। इसमें जो है जनता क्या करती हैं, गवर्नमेंट को चुनती है वोट देकर, और वह साथ साथ में जनता मॉनिटर भी करती हैं गवर्नमेंट को कि वह गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट आउट कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उस सरकार को चुना नहीं जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्शन आर हेल्ड पीरियोडिकली इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शन जो है एक पीरियोडिकली फॉर्म में जो है एक टाइम पीरियड के दौरान जो है यह हर बार होते रहते हैं। इन और कंट्री इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन एवरी 5 ईयर। अगर हम हमारे देश की बात करें तो इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। थर्ड, देयर इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। द राइट टू वोट इज़ गिवन टू एवरी अडल्ट सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, उनको जो है वोट डालने का अधिकार होता है। चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलते हो, सभी को जो है वोट डालने का अधिकार होता है। फोर्थ, द गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर में ही काम करती हैं। इन द मोस्ट केसेस द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर केसेस में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिफ्थ, देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर जनरली जो पावर होते हैं वह 3 ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। ये पावर जो रहते हैं उस देश के अंदर लेजिस्लेचर के रूप में, एग्जीक्यूटिव के रूप में और जुडिशरी बॉडी के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द पावर्स ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड सो दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम। और इनके जो पावर होते हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं वह क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि किस बॉडी के क्या पावर रहेंगे, क्या फंक्शन रहेंगे, लेजिस्लेचर के क्या पावर रहेंगे, एग्जीक्यूटिव के क्या पावर रहेंगे, जुडिशरी बॉडी के क्या पावर रहेंगे, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जिससे कि इनके बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 6th पॉइंट, इक्वालिटी एंड फ्रीडम कुड प्रिवेल ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इक्वालिटी जो है और स्वतंत्रता जो है इस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रबल रूप से देखने को मिल सकती हैं। देयर आर द एसेंशियल आइडियल्स ऑफ दीज आर द एसेंशियल आइडल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये सब क्या हैं, किसी भी डेमोक्रेसी के एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियल के रूप में काम करते हैं। कि हम बोल सकते हैं कि जिस भी देश के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म है वहाँ पर इक्वालिटी और समानता देखने को मिल सकती है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है और यही डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है। 7th, अपोजिशन हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ए डेमोक्रेसी। विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं अपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर, जिससे कि अपोजिशन विपक्ष ये बता सकता है कि सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वह सरकार को अवगत करा सकती हैं कि आप जो हैं यह काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उस काम को जो है वहीं रोक दिया जाता है और वापस से उसमें कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इस वजह से विपक्ष का होना ज़रूरी होता है सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए, जिससे कि डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाती है।
आगे देखिए, द पीपल enjoy rights such as freedom of speech and the right to practice religion in a democracy। डेमोक्रेसी का एक और ये फ़ायदा होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होती है, लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है।